हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो पिछला जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी किया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में जो है कर्व होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ ड्रा किया था, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, और दूसरा जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच ग्राफ ड्रा किया गया था। तो ये जो ग्राफ लीनियर ग्राफ आया था, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का ग्राफ आता है, कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आता है और उसका बहुत बड़ा मीनिंग है और वो तो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक चीज़ और, मैं स्टेटमेंट ये लिखवाना था, बल्कि स्टेटमेंट टाइप में मैं लिख देता हूँ, मेन पॉइंट्स करके लिख देता हूँ कि तीनों चीज़ों के बारे में। और प्रॉपर्टीज ही कह लीजिए, अभी बात करें तो चैप्टर ए क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा तीनों को कंपेयर करते हुए यहाँ कुछ हम मेन पॉइंट्स में लिख रहे हैं। कि डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए अगर हम बात करें तो एक तो ये समझिए कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। क्योंकि अब हम तीनों प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं तो एक कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन के फॉर्म में हम मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो एक तो पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि पहला पॉइंट यही रहेगा क्या कि मेन पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट में ये लिख रहा हूं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस may be in क्या डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड जो है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस may be in solid, liquid and gas। तो तीनों फॉर्म्स में डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस generally ferromagnetic substances normally are in solid forms। क्या हमने ये लिखाया था, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बी इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल द थ्री फॉर्म। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस नॉर्मली, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस नॉर्मली आर इन सॉलिड फॉर्म्स। एक ये तो बताना था। दूसरा, मैग्नेटिक सेप्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक सेप्टिबिलिटी जो है, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो रेंज होता है 10⁻³ से 10⁻⁵ के बीच में, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो 1000 टाइम्स मोर होता है। और पैरामैग्नेटिक के लिए
और फेरोमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक सेप्टिबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव। पैरामैग्नेटिक के लिए स्लाइटली मोर देन 1, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के लिए 1000 टाइम्स, क्या 1000 टाइम्स ग्रेटर। तो ये तो प्रॉपर्टीज की बात थी और मैंने प्रॉपर्टी डिटेल में लिखा भी रखा है। और अब हम बात करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में ही बात करते हैं। तो जो मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अभी कहीं लिख करके भी कर लेंगे लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव कॉइल्स राउंडेड इन मटेरियल्स लाइक आयरन। आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है। राउंडेड अराउंड क्या materials like iron, in which in the coils, in these apparatus, in these instruments, in these electrical devices, alternating current passes through these coils. Alternating current passes through these coils and it goes in one direction at one time, and alternatively these wires, since current is alternating, so alternating means in first half cycle it will be in one direction and in the next half cycle direction will change and the direction of electric current will be in opposite direction. So if alternating current is passing through the coil rounded on an iron core और सच मटेरियल्स, इस टाइप के कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, तो जब उनमें करंट पास होगी तो दिस अल्टरनेटिंग करंट विल मैग्नेटाइज, क्या दिस अल्टरनेटिंग करंट विल मैग्नेटाइज these materials are core which are in the form of core inside the coil. So this alternating current will magnetize the iron core in one direction and in opposite direction in the next half cycle. So this type of, if we draw the graph in ferromagnetic materials, if we draw the graph between magnetic flux density यानी मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन दोनों टर्म्स को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और इवन बी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच ग्राफ जो हमने ड्रा किया था पिछली क्लास में, जो ड्रा किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि लीनियर ग्राफ आया था पैरामैग्नेटिक के लिए भी और डायामैग्नेटिक के लिए। अगर हम वैक्यूम से कंपेयर करते तो डायामैग्नेटिक के लिए उसके नीचे था, थोड़ा सा स्लोप कम था, और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या था, उसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा था अगर वैक्यूम के से कंपेयर करें। ये ग्राफ हमने ड्रा किया था। आज हमें बेसिकली जो करना है वो ग्राफ ड्रा करना है बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये पिक्यूलियर ग्राफ होता है, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं और इसको खास जो है नाम जो दिया गया है वो नाम दिया गया है हिस्टेरिसिस। अभी हम हिस्टेरिसिस मींस इसकी मीनिंग जो होता है लैगिंग होता है। थोड़ा ग्राफ डिस्कस करने के बाद हम टर्म डिस्कस करेंगे कि क्यों इस कर्व को हम इसको हिस्टेरिसिस लूप की बात करते हैं। इसका नाम हिस्टेरिसिस लूप ही क्यों दिया गया है, तो लूप का तो इसलिए कि वो क्लोज्ड कर्व बनेगा जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं या वो क्या है, वेरिएशन, या पहले अगर हम बात करें सीधे से कि आप ये समझ रहे हैं कि बी नॉट जो होगा ये क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अगर हम सोलेनॉइड के इनसाइड जो करंट फ्लो कर रही है, कॉइल्स में जो करंट फ्लो कर रही है वो इनसाइड कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें वो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, एंड द टर्म एन आई इज नथिंग बट एच से डिनोट करते हैं और इसे क्या कहेंगे,
मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहेंगे इसको? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि B के लिए, तो B क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या रिलेटिव परमेबिलिटी आप जानते हैं क्या होता है? B अपान B नॉट होता है। तो B की वैल्यू क्या होगी? म्यू आर इंटू क्या? B नॉट। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू आर। और B नॉट को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो अगर वैल्यू रख दें n इंटू आई की h, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एच। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एच। तो यहाँ पर जो है ये म्यू B नॉट की जगह हम लोग क्या रखेंगे? म्यू आर म्यू नॉट इंटू क्या? एच। और आप जानते हैं कि म्यू आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो क्या होगी? म्यू अपान म्यू नॉट, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल अपान म्यू नॉट। तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू क्या? म्यू नॉट। तो ये चीज क्या होगी? परमेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, और यही हमें ग्राफ करना है। यहां पर हम चाहते हैं तो डाल देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इसमें बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो आप याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, वो आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। और तो हमें अब जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, हमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन, किनेमैटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच ग्राफ ड्रा करना कि किस तरह से वेरी करते हैं। जब जिस तरीके से अगर मान लीजिए ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये कोई कॉइल है, तो आप जब इसमें करंट पास करेंगे तो देख सकते हैं कि जैसे एक हाफ साइकिल में करंट की एक डायरेक्शन होगी, दूसरे हाफ में दूसरी होगी। करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन अल्टरनेटिवली। सो इफ करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन अल्टरनेटिवली, so the magnetization or we can say magnetic induction induced in the iron core will also change alternatively. In first half cycle it will magnetize in one direction, and in the other half cycle it will magnetize in the opposite direction. तो ये जो हम लोगों ने जो कर्व ड्रा करना है वो पूरा कर्व अच्छे से देखिए। तो हेडिंग अब डाल रहे हैं हम क्या, ये तो आप बिल्कुल समझ गए। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में ग्राफ ड्रा करना है। याद रखिएगा कि ये एससी वर्मा बुक में जो दिया है उन्होंने, तो वहां उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो पिछला ग्राफ हम देख रहे थे, जो हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आपसे बात किया जाए कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर प्रोड्यूस होती, अगर ये कोर नहीं होती, वो है बी नॉट। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कोर, इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वे जो अलाइन होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो वो अलग से होगी। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पिछली बार हमने प्रूव भी किया था कि म्यू नॉट एच प्लस आई टर्म लिया था। तो आई जो टर्म थी वो क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थी। यहाँ पर एक टर्म है, हमने डिस्कस भी किया था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी जो यहाँ पर एटॉमिक डाइपोल्स हैं उनके एलाइन होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेकिन ऑलरेडी आपको पिछला अगर ग्राफ याद होगा तो हमने इस तरह से लीनियर ग्राफ लिया था कि इस तरह से अगर ये वैक्यूम है
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए अगर हम B और H में ग्राफ जो दिए थे, हेडिंग डाल देते हैं, सेम कर्व अगर पैरामैग्नेटिक के लिए होता तो आपको याद होगा कि वैक्यूम के लिए ये था, और अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो ये ग्राफ इस तरह से था। और इसको हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर उसमें देखा था, तो ये बात किया गया था कि दिस इज द म्यू, दिस टर्म विल बी म्यू नॉट आई, जो मैग्नेटाइज हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से, जो इंड्यूस हुआ। और ये क्या था, जैसे कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो हम टर्म बोलते हैं बी अपॉन बी नॉट, तो आप जानते हैं कि बी अपॉन बी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बी अपॉन बी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी बी विल बी ग्रेटर देन बी नॉट। तो कौन सा फैक्टर है जिससे ये ज्यादा होता है, वो यही फैक्टर है जिसको कि हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये पिछली बार हमने ये बिल्कुल डिराइव करके पैरामैग्नेटिक के लिए सारा कुछ किया हुआ है, पिछली लेक्चर्स आप देख सकते हैं। यहाँ हम यहाँ पर ये स्पेसिफाई इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप एससी वर्मा में बुक में देखेंगे तो उन्होंने आई और एच के लिए ग्राफ ड्रा किया है, लेकिन एनसीईआरटी में बी और एच के लिए ग्राफ ड्रा किया है। तो हम एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, कोई देखिए शेप तो वही आएगी, आई जो फैक्टर यहाँ ऐड हो रहा है तो शेप तो वही रहेगी। इंटेंस चाहे आप मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच लें, या मैग्नेटिक इंडक्शन जो कंप्लीट बी है और एच के बीच लें, तो ग्राफ की शेप वही रहेगी, ग्राफ क्लोज लूप ही रहेगा। लेकिन अब इतना डिफरेंस आप समझिएगा क्या चाह रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से फॉलो कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में फॉलो किया गया। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं आगे कि वेरिएशन इसके एग्जाम्पल्स में जो हम लिख रहे थे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल Fe, Ni और कोबाल्ट। एक यहाँ पर एलॉय है, क्या एक एलॉय भी है इन्हीं से मिलके बना, उसको कहते हैं एल्निको। तो इसका भी जो है, ये भी जो होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, और इसको काफी प्रेफर करते हैं, यहाँ पर हमें लेना होगा। हम यहाँ पर अब कर कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंड्यूस होने के बाद, जो करंट फ्लो कर रही है तो इंड्यूस होने के बाद जो कोर में होगी, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होगी, वो बी की बात कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन बी विद चेंज इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको कि हम एच से भी करते हैं। तो ये ग्राफ अगर यहां पर देखा जाए, ये ग्राफ आप लें और एक्स एक्सिस पर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड ले लें और वाई एक्सिस पर बी ले लें, जो कि ग्राफ पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के लिए हम लोगों ने किया था बिल्कुल उस तरह से। लेकिन ग्राफ ये ऐसा नहीं आएगा। इसमें अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आपने करंट को इंक्रीज किया, तो जैसे जैसे करंट ये इंक्रीज करेगी तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डोमेन्स थे, सारे डोमेन जब मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर गए तो अब करंट का क्या फर्क पड़ेगा? तब करंट का इसमें जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और इसके बाद अब अगर हम रिड्यूस करना चाहें, क्या अगर हम चाहें कि अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम रिड्यूस कर लें, चेंज कर लें, जैसे अल्टरनेटिंग करंट का हम ग्राफ लें, तो पहले क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड देन आफ्टर हाफ साइकिल डायरेक्शन विल चेंज, पोलरिटी विल चेंज,
तरह से कह सकते हैं। तो यहां हम ये कह रहे थे कि पहले करंट इंक्रीज कर रही है और ये पिक्यूलियर टाइप का ग्राफ आ रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन भी कई तरह से पूछा गया है, कंपटीशंस में भी, तो इसको इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहले हमने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। अब जब वो रिड्यूस हो रहा है, मान लीजिए ये वाला पार्ट हमने, तो ये जब रिड्यूस कर रहे हैं तो ये रिड्यूस करने से तो इसमें जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है, तो एक तो तरीका ये था कि अगर रिवर्सिबल होता कि जिस पाथ से गया था वही पाथ फॉलो करता रिटर्न में। जब हम करंट को रिड्यूस कर रहे हैं, जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिड्यूस कर रहे हैं और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिड्यूस करते करते कर दिया जीरो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या किया, रिड्यूस करते करते कर दिया जीरो, और लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, तो इसको अगर हम लोग डिनोट कर दें किससे, बी आर से, क्या डिनोट करें, बी आर से, और तो ये जो बी आर होता है, यहां पे लिख दें, जो बी आर है, बी आर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज क्या, जीरो। जिस समय मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गई है, उस समय मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसको हम कहेंगे बी आर, और इसका नाम क्या होगा, यहां ऊपर नाम भी लिख देते हैं, क्या कहेंगे, रिमेनेंस या रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जिस पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, जीरो है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि व्हेन फर्स्ट वी विल इंक्रीज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड व्हेन वी डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देन एट द मोमेंट व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो, magnetic induction is not zero. That value of magnetic induction, that value of magnetic induction when magnetizing field is zero is called remanence. इसको ग्राफ में BR से डिनोट किया गया है और इसे कहेंगे क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो, इसको रिमेनेंस या रिटेंटिविटी कह सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपने बिल्कुल ये तय ही कर लिया है कि भाई ये क्यों जीरो नहीं हुई, क्यों ये जीरो नहीं हुई, तो इसका तरीका ये होगा कि अब हम क्या करें, डायरेक्शन चेंज करें। जब आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यहां पर क्या था, प्लस एच था, तो इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस एच है, तो आप करते जाएंगे, अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अब क्या कर रहे हैं आप, अपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे कैसे, अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम बढ़ाते जा रहे हैं इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आप बी की जगह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिए होते, तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, ऐसे गलत नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में अगर आप ऐड कर दें वो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले थी, जो कोर आयरन कोर अगर नहीं होती तब जो मैग्नेटिक फील्ड होती उसकी बात कर रहे हैं, या जो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर इंक्रीज होगी, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक की बात हो रही, बाहर क्या होगी, बी नॉट होगी, अंदर क्या होगी, बी, तो उसको ऐड करें तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप एससी वर्मा में जाएंगे तो कुछ और लिखा होगा, तो आप उस चीज को ध्यान दें। हम यहाँ ये कह रहे थे कि अब आपने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन चेंज की,
डायरेक्शन रिवर्स कर दी और रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आ जाएगी जिस पर वो पर्टिकुलर वैल्यू किसकी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, वो पर्टिकुलर वैल्यू मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जिस पर की मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कोर्सिव फोर्स। क्या कहेंगे, कोर्सिव फोर्स। Coercive force is that value of magnetizing field उस तरफ लिखता है, क्योंकि यहाँ भी ग्राफ को आना है, अभी पूरा कंप्लीट ग्राफ करेंगे, कंप्लीट सर्किट के लिए, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, कोर्सिव फोर्स। और इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड at which magnetic induction is 0। मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0, यानी ये जो वैल्यू हम अगर हम लेना चाहें तो ये, जैसे इसको हम O ले लें तो ये P ले लें, तो यहाँ पर क्या था, PR क्या था, OP की जो वैल्यू जो इंटरसेप्ट आ रहा था वाई का इस ग्राफ में, ये क्या थी, रिमेनेंस थी, रिटेंटिविटी थी। और ये OQ जो वैल्यू हम ले रहे हैं OQ, तो इसको OQ को क्या कहेंगे, कोर्सिव फोर्स। मतलब कोर्स जो कोर्सिव टर्म है वो इस टर्म में यूज करती है, जैसे कि कोई काम नहीं कर रहा हो, आप उससे जबरदस्ती करवा रहे हैं। जैसे कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हो, आप जबरदस्ती नहीं जरूर पढ़ाएंगे, हालांकि यहाँ तो उल्टा है, तो क्लास आप हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं। कायदे से देखा जाए, क्योंकि आज की क्लास जो है मैं लेना नहीं चाह रहा था, आप जबरदस्ती ले रहे हैं, तो कायदे से यही कोर्सिव फोर्स जो आज मतलब जास्ती कह सकते हैं, जबरदस्ती कह सकते हैं, हिंदी में सीधा शब्द कहें तो जबरदस्ती कह सकते हैं। तो ये क्लास भी बाई चांस जबरदस्ती की भी है। जो बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो लेक्चर, वो अगर समझ रहे होंगे तो बात समझ लें कि ये हमने बच्चे की जिद पर जो है, बेटे की जिद पर क्लास लिया है। आज क्लास लेने का ऐसा मूड नहीं है। खैर ठीक है, तो कोर्सिविटी समझ गए कि वो 0 नहीं हो रही थी, आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड कर दिया, यानी जिस समय करंट आपने हटा लिया है फिर भी वहां मैग्नेटिक फील्ड रह रही है। और वो आप समझ रहे हैं क्यों रह रही है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि एटॉमिक डाइपोल्स जो हैं एलाइन हो चुके हैं, और यहाँ पर तो डोमेन थ्योरी है, डोमेन ग्रो हो चुके हैं, सभी एलाइन है मैग्नेटिक फील्ड के अलांग। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के अलांग एलाइन हो चुके हैं, तो वो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड उनकी तो है, आपने करंट बाहर कर दी तो वो करंट बाहर से नहीं आ रही, म्यू नॉट NI नहीं आ रही, लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल जो एलाइन हो चुके हैं वो तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो ये मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि अब अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी तो जो डोमेन्स होंगे वो उस तरफ फिर से एलाइन होंगे। तो अभी क्या है, एलाइन हो गया तो 0 हुआ। अब क्या है, फिर अगर आप अभी भी उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, ये फिर ग्राफ बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर फिर अगर हम फिर से रिड्यूस करें तो इसको जो इंटर करेगा, और फिर आप फाइनली वहीं पर आ जाएंगे कंप्लीट साइकिल के बाद, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं फिर से आ गए। तो ये जो टर्म है, एक तो ये दो टर्म, कोर्सिव फोर्स, क्या, कोर्सिव फोर्स, और दूसरी ये टर्म जो है रिटेंटिविटी, काफी इंपॉर्टेंट रखती है, इनको आपको। इसमें तीसरा जो मतलब हमें पॉइंट और जो डिस्कस करना है रिटेंटिविटी कोर्सिव फोर्स के बाद, वो पॉइंट हमारा ये है कि जो एरिया होता है, अब हाँ, हालांकि लैगिंग अब बात कर लें। लैगिंग की बात ये हुई कि जैसे हम और आप कहीं साथ साथ चले, और मैं तो यहां पर क्या हुआ, वापस आ गया,
यानी H तो वापस आ गया, लेकिन आप नहीं वापस आए, यानी उसमें मैग्नेटाइजेशन अभी भी है, जबकि करंट आपने ऑफ कर दिया। तो ये जो यहाँ पर टर्म है, जिसको कि हम बोल रहे हैं क्या, रिटेंटिविटी बोल रहे हैं, तो इसी टर्म की वजह से लैगिंग हो रही है। क्या हो रही है? लैगिंग हो रही है। बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम और कोई साथी है जा रहे हैं और दूसरा साथी मान लीजिए सिगरेट वगैरह पीना चाहता है, और तो अब हम तो सीधे चले आए, अब वो हमको अपना कार्यक्रम करना है, तो वो लैगिंग हो जाएगी, साथ साथ नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो ये तो जीरो हो गई मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कायदे से अगर ये इसी पास से आती तो जीरो हो जाती, लेकिन ये जीरो नहीं हुई है। तो ये जो लैगिंग होती है, इसी लैगिंग को हम कहते हैं क्या, हिस्टेरिसिस। ये टर्म आई है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में इलास्टिक हिस्टेरिसिस एक टर्म है। जब इलास्टिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ाते हैं कि जैसे कि मतलब आप स्प्रिंग ले लें, हालांकि वहां तो यूज किया गया है ब्रिजेस के लिए कि इनमें हिस्टेरिसिस। आज पहले क्या हुआ, जैसे आपने किसी स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में आ गया, जैसे छोड़ दिया गया डिफॉर्मिंग फोर्स, स्प्रिंग पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, स्प्रिंग खींच दिया, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ गया, फिर आपने खींचा फिर वापस आ गया, फिर आपने खींचा फिर वापस आ गया। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपने तो फोर्स छोड़ दिया, वो नहीं वापस आ रहा, दैट इज इलास्टिक हिस्टेरिसिस। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर भी है, देखिए टर्म्स तो वही है, यहां पर वही चीज को बताया गया है कि जो ये किसकी, जो मैग्नेटिक इंडक्शन लैग कर जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, इसी चीज को हम कहते हैं क्या है, हिस्टेरिसिस। और एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम बनाएं, जैसे यहाँ पर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, तो ये जो अगर पूरा हम लोग बनाएं तो ये इसका कर्व कुछ इस तरह से आता है। थोड़ा और सुंदर बना दें, सुंदर बनाने के चक्कर में गड़बड़ नहीं, सुंदर बनाने के चक्कर में जैसे कुछ लोग चाय भी बनाते हैं तो और अच्छी बनाने के चक्कर में एक चाय बनाए तो ये दालचीनी भी डालते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। तो इसमें आप जरा ये देखिए कि ये जो शेप आएगी, ये जो कर्व आएगा, हमें बात ये कर रहे थे, इसमें 3 ही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक तो रिटेंटिविटी, दूसरा कोर्सिव फोर्स, समझ गए होंगे। तीसरा जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, एनर्जी। क्या एनर्जी लॉस होता है, क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, और उस एनर्जी लॉस को हम कहेंगे क्या, जैसे हम स्प्रिंग का ही जो एग्जांपल दिए थे कि स्प्रिंग हमने खींचा फिर वापस आ गया, तो जो हमने फोर्स उस पर लगाया, वर्क किया, वो वर्क उसमें इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया और उसी एनर्जी से वो वापस आ जा रहा है। तो यहाँ एनर्जी लॉस नहीं है, किसके लिए, आइडियल स्प्रिंग या आइडियल कोई रॉड है, आपने रॉड की लेंथ बढ़ाई तो जो हमने वर्क किया वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया फिर वह वापस आ गई, तो लेकिन जब वो वापस नहीं आ रही है, हिस्टेरिसिस हो गई, तो वहां भी एनर्जी लॉस है, वो एनर्जी लॉस वहां भी है। तो यहां भी एनर्जी लॉस है कि जब हमने आप पर एक साइकिल के लिए जो उसमें मैग्नेटाइजेशन रह रहा है, तो जितना आप वर्क करेंगे वो पूरा वर्क नहीं कन्वर्ट हो, तो जो वो वर्क कहा जा रहा है वही है हिस्टेरिसिस, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टेरिसिस, ऐसे कह सकते हैं। तो वो जो एनर्जी लॉस है वो यहाँ इस एरिया इनक्लोज्ड विद इन द कर्व के बराबर होता है। क्या एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस पर साइकिल विल बी इक्वल टू, क्या विल बी, एनर्जी लॉस पर साइकिल विल बी इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड, क्या एरिया इनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ, विद इन
द ये हो गया, हमने 3 पॉइंट डिस्कस करने थे। एक रिमेनेंस, दूसरा क्या कोर्सिविटी, तीसरा क्या कि जो ग्राफ है वो एनर्जी लॉस। और इन तीनों प्रॉपर्टी की बेसिस पर हमें ये देखना होगा कि हम जब कोई बनाएंगे कोर तो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। एक तो हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करेंगे, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या रिटेंटिविटी हो सकती है, क्या कोर्सिव फोर्स हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब हम बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे कि परमानेंट मैग्नेट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, और या हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हमें क्या चीज यूज होगी। और इन दोनों के लिए एक में हम क्या लेंगे, हार्डेंड स्टील लेंगे, और दूसरे में क्या लेंगे, सॉफ्ट आयरन लेंगे। और दोनों में क्या, अभी ग्राफ भी बनाता हूं, उनके लिए ये हिस्टैरिसीस कर्व किस तरीके से आता है, अब हमें उस पर डिस्कस करना है।